हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेश पुरोहित और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि हमें सीए फाइनल ग्रुप 2 में किस तरीके से हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। जनरली हम देखते हैं, हम जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। सबसे पहला बेस्ट तरीका है अपने इलेक्टिव पेपर को सेलेक्ट करने का कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। जैसे यदि आपको न्यूमेरिकल्स और रिस्क कैलकुलेशंस में यदि इंटरेस्ट है, जैसे कि एसएफएम हो गया, और यदि आप उसके बेसिस पे केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं, तब आप रिस्क मैनेजमेंट लेवें, अदरवाइज न लेवें। आप केवल ये देख के रिस्क मैनेजमेंट नहीं ले सकते कि मेरा एसएफएम अच्छा है तो मेरा आरएम भी अच्छा होगा, क्योंकि केस स्टडी में पूरा केस वो घुमा के देता है, उसके बाद कैलकुलेशंस होती है, वो हो सकता है कि हमें आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो आप केवल एक सब्जेक्ट के बेसिस पे दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करें, क्योंकि यदि एक सब्जेक्ट खराब हो गया तो आपका दूसरा 100 मार्क्स का भी पेपर खराब हो जाएगा। दूसरी बात मैं करता हूं एफएससीएम। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर यह गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि यदि हमने एफएससीएम कर लिया, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, यदि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया तो हमें स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे फिर से कहता हूं, आपको केवल इसका थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, वो भी केवल एक टू मच एक्सटेंट तक, उस लेवल तक का नहीं होगा जहां तक कि आप ट्रेडिंग कर सकें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप पीरियड और ड्यूरिंग द कोचिंग, जब हम कोचिंग करते हैं उस समय हम ये सोचते हैं कि एफएससीएम कर लूंगा और मुझे स्टॉक मार्केट का भी नॉलेज हो जाएगा। तो आप इस वहम में बिल्कुल न रहें, मैं अभी से कह देता हूं। फिर मैं बात करता हूं इंटरनेशनल टैक्सेशन की। यहां पर यह थ्योरी चलती है, जो स्टूडेंट्स के माइंड में चलता है कि जो पेपर 6 है उसके बाद हमारा होता है पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में 30 मार्क्स का पेपर आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन का। अब ये बात जो भी कोचिंग्स करते हैं उनके दिमाग में फिट हो गई है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के बाद डायरेक्ट टैक्स का पेपर होगा, उसमें 30 मार्क्स का मेरे इंटरनेशनल टैक्सेशन है। यदि मैं पहले ही पढ़ लूंगा तो मुझे एग्जाम डे में फायदा मिलेगा। आप ये डिसीजन इस बेसिस पर बिल्कुल नहीं लेवें। इस डिसीजन में आपने खुद का 1% भी दिमाग या अपनी एबिलिटी नहीं लगाई है। मैं आपसे फिर से कहता हूं, इंटरनेशनल टैक्सेशन आप तभी लेवें यदि आपने आगे इसमें काम करना है, यदि आपको इसके क्वेश्चंस, इसकी केस स्टडी यदि डीप में पढ़ने में मजा आता है। क्योंकि यदि आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा कोई सब्जेक्ट, तो केवल आप स्कोर करने के लिए जब पढ़ेंगे तो आप ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट यदि आप स्कोर करने के लिए पढ़ेंगे तो आप ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाएंगे। और यहां पर तो हमें हर सब्जेक्ट का 2-3 बार रिवीजन करना होता है। और इसी दौरान यदि हम इलेक्टिव भी यदि हम स्कोरिंग के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा नाइंसाफी होगी, हम खुद के साथ कर रहे हैं। फिर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक लॉ की। इकोनॉमिक लॉ में यदि आपकी लॉ स्ट्रांग है तब आप यहां आ सकते हैं। इसमें ये बात रहती है कि इसके एमसीक्यूज सरल आते हैं। केवल एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, जो इसके डिस्क्रिप्टिव आंसर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वे थोड़े लेवल के आते हैं। और आप इसमें भी ये ना रखें कि आपका लॉ स्ट्रांग है तो इकोनॉमिक लॉ भी स्ट्रांग होगा। आप ये सोचिए कि यदि केस स्टडी आती है तो क्या मैं उसमें से लॉ के आंसर फाइंड आउट कर सकता हूं। यदि आपको लॉ ही नहीं मालूम होगा, ऐसा नहीं कि आपको लॉ में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसका मतलब इकोनॉमिक लॉ में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं। आपने यदि लॉ अच्छे से पढ़ा है, यदि आपको लॉ पढ़ने में मजा आता है और अच्छे से आंसर्स फाइंड आउट करने में भी इंटरेस्टेड है, तभी आप इकोनॉमिक लॉ लेवें। जीएफआरएस की बात करता हूं तो मुझे पहले इंड एस की बात याद आती है। यदि आपका एफआर का इंड एस का पोर्शन अच्छा है तो आप यहां आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको केवल थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स, थोड़े बहुत चेंजेस, कार्व आउट्स, कार्व इन पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन यहां पे फिर से कहूंगा, यहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और एफआर और इंड एस में जो आते हैं वो छोटी केस स्टडी, यहां पे मतलब वहां पे 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ज्यादा बड़ी केस स्टडी नहीं होती। यहां पर बड़ी केस स्टडी होगी, उसे समझना पड़ेगा, हर एक आईएफआरएस को लगाना पड़ेगा। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या चीज जीएफआरएस में है, क्या चीज इंड एस में है। तो आप इस तरीके से कंफ्यूज ना हों, उससे बचें। यदि आप उस तरीके से बच सकते हैं तभी आप जीएफआरएस लें। लास्ट में आता है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। ये सभी सब्जेक्ट मिला के जो आपने जितने भी पढ़े हैं पेपर 1 टू पेपर 8 तक, वहां तक की एक साथ केस हिस्ट्री आती है। यहां पर स्टूडेंट सबसे कम आते हैं, जो हम आईसीए के डेटा उठाकर भी देखें तो। अब बात करता हूं, यदि फिर भी आपको समझ नहीं आता है कि मैं किस तरीके से मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, तो सबसे पहला पॉइंट तो सेल्फ इंटरेस्ट, जिसकी मैं बात कर चुका हूं। अब दूसरा तरीका है कि स्कोरिंग। जैसे बीच में 1-2 अटेम्प्ट में आरएम में बहुत ज्यादा मार्क्स आने लगे थे स्टूडेंट्स के, यदि स्टूडेंट 1-2 दिन भी पढ़ के जाता तो आरएम में एग्जामिशन लेके आता, तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिका तरीका। तो ये तरीका मैं प्रेफर नहीं करता कि स्कोरिंग जहां ज्यादा हो रही है आप वो सब्जेक्ट ले लें। मेनली आपका सेल्फ इंटरेस्ट सबसे ऊपर रहेगा।
फिर मैं बात करता हूं FSCM इन बाकी की। यदि आप स्कोरिंग का देखें तो कोई भी यदि पेपर टारगेट कर लिया जाता है ICA के द्वारा, तब आप स्कोरिंग को आप एक अच्छा बेसिस नहीं मान सकते। फिर मैं बात करता हूं लास्ट, यदि फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो ट्रेंड के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे और स्कोरिंग के बेसिस पे, तो आपने क्या करना है, 1 हफ्ता लगा दीजिए ना इलेक्टिव पेपर को सिलेक्ट करने में। आपने इन सभी के सिलेबस चेक करने हैं और आप इसके बाद चेक कीजिए कि इनके जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं, पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स हैं और जो इनके क्वेश्चंस का लेवल है, क्या आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं, या मतलब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे यदि आप इंटरनेशनल टैक्सेशन का देखते हैं तो आप इनकम टैक्स की कोचिंग के बाद देखिए कि क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, क्या ये आप एबल हैं इनके क्वेश्चंस अटेंड करने में। तो आप ऐसे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लीजिए, आराम से सेलेक्ट कीजिए, कोई जल्दबाजी ना करें, और जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है और आप वहां स्कोर भी कर सकते हैं और आप केस स्टडी बेसिस पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, तो आप उसी बेसिस पे इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करें। तब तक के लिए थैंक। और जो भी आप करना चाहें, जैसे मान लीजिए आपने एक अटेम्प्ट के लिए एक पेपर सेलेक्ट किया, बहुत सी एक नई गलती ये भी होती है, जैसे RM लिया एक अटेम्प्ट में, आपके इसमें कम मार्क्स आ गए। स्टूडेंट क्या करता है कि उस अटेम्प्ट में जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं वो वही सब्जेक्ट चूज कर लेता। तो ये स्थिति सबसे खराब स्थिति, ये ना करें, अपने इलेक्टिव पेपर बार बार चेंज ना करें। इसलिए जब आपने एक बार कोई पेपर सेलेक्ट कर लिया है, उसी में आप डीप नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। यही सबसे आसान तरीका है इलेक्टिव पेपर को सेलेक्ट करने का। और आपकी क्या राय है इसमें, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू एंड बाय बाय।